नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं उषा प्रेमदा द्वारा रचित उपन्यास अल्प विराम का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़ में। वह मेरी ओर देखकर हंस पड़ी। हमारे यहाँ अचारों के सीजन में अचार पड़ते हैं। काली गाजर, शलजम, गोभी, तेल का आम, मीठी अचारी, छुंदा। गर्मी में कटहल, करौंदे, रसोड़े। अरे किसका अचार नहीं डलता। दूर दूर तक मर्दबान जाते हैं, लौटाता कौन है। हर साल खुर्जा फैक्ट्री से स्पेशल ऑर्डर से बनते हैं। हमारी हींग हापुड़ से आती है, बाकी मसाले केरल से, केरल स्पाइस स्टोर से। कहने को तो हल्दी पूरी हैं, पर हल्दी की एक गांठ रियासत में नहीं उगती। तुम्हें इन बातों का शौक है? चलो तुमसे भी डलवाऊंगी। मैं हंसने लगी, मालूम नहीं हो पाएगा कि नहीं। हंस लो, पर बिना खाए पकाए सुई धागा थामे कढ़ाई बुढ़ाई जाने कोई औरत टोटल वुमेन नहीं होती। चाहे कितनी पीएचडी कर ले या कितनी ऊंची कुर्सी पर बैठ जाए। तुम समझती हो कि स्त्री गवर्नरों मिनिस्टरों को खाना बनाना नहीं आता होगा? जरूर आता होगा, भले ही एक चम्मच भी ना उठाएं। मैंने सिर हिलाए। अब हम उनके भंडारघर में थे। वह देखो, सबसे ऊंचे टाड़ पर सीजनल चीज, आम काटने का सरौता, सिवई बनाने की मशीन, सेव बनाने के छलने, महीन मोटे, होली दिवाली के काम आते हैं। इमाम दस्ता, दूसरी शेल्फ पर दावतों में काम आने वाले बड़े बड़े बर्तन, डेगची, पतीले, कड़ाह, उसके नीचे रोजमर्रा के वह मुड़े। और ये बर्तन विदेशी बोन चाइना के, डिनर पार्टियों के लिए, इधर रोज के लिए। तुम लोग तो कांच की प्लेटों में खाते होगे, हमारे यहाँ चांदी के बर्तनों में रोज खाने का चलन है। रोज धुलते मसते हैं, चमकते रहते हैं। उनका यह प्रदर्शन और भाषण न जाने कितनी देर चलता यदि पति ना आ जाते। बड़की फौजी ने भंडार घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। हम फिर बरामदे में आ गए, उनके तख्त के पास। बहू रानी को गिरस्ती दिखा रही थी। वो बोली, अब तुम दोनों यहीं रहना, हमारे पास। हम दोनों चुप रहे। पति ने कुछ खाया पिया नहीं। मुझे एक भाषण में जाना है, चाय वहीं पी लूँगा। 8 तो बज ही जाएंगे। वो खड़े खड़े ही चले गए। हमारे चाय के बर्तन हट जाने के बाद वह तख्त पर लेट गई, पैर फैला लिए। बोली, हम 7 बहनें थीं, सिद्धेश्वरी, विश्वेश्वरी और तब मैं तपेश्वरी। मुझसे 2 बड़ी और 4 छोटी। पिताजी ने जल्दी जल्दी सबको ब्याह दिया। मैं जरा गोरी चिट्टी थी, इसलिए बाबूजी ने इनके लिए पसंद कर लिया। जन्म पत्रिका में 36 योग मिल गए थे। एकदम मेल खाती जोड़ी थी, जो देखता कहता शिव पार्वती स्वरूप। उन्होंने एक लंबी सांस ली। इनके बाबा जितने अय्यास थे, हमारे ससुर जी उतने ही तापस। खाने पीने हर मामले में एकदम निर्लिप्त। सारे जीवन अम्मा जी का मुंह जोते रहे। हमारे ब्याह के कुछ ही दिनों बाद उनका स्वर्गवास हो गया। ससुर जी ने अकेले ही जीवन बिता दिया, पर वह तो अपवाद थे। सच कहती हूँ, ये हल्दी पूरी पुरुष जितने देखने में अच्छे, अंदर से उतने ही कपटी और बिलासी। औरतों को उलझाने और सताने की कला में माहिर। वह पूर्वज हल्दीपुर नाम की रियासत में रहते थे। राजा उनके ऋण में गले तक डूबा था। सुनते हैं गदर के दौरान इनके परिवार ने अंग्रेजों का पूरा साथ दिया। उसी के चलते हल्दीपुर की रियासत पूर्वजों को मिल गई। उसके बाद तो सभी अंग्रेजों के पिट्ठू, कोई राजा कोई राय बहादुर। पर शायद उस निष्कासित किए हुए राजा के परिवार का श्राप लगा होगा। कोई फला फूला नहीं। इनके बाबा को लकवा लग गया, इनकी माताजी जवानी में चली गई। हमें देखो, जीते जी छाती पर सौत ला के बिठा दी है। बाबूजी ने तो कॉलेज पढ़ने भेजा था, पढ़ाई करके लौटे तो साथ में बांध लाए मनोकामना देवी को। बस खून के घूंट पी पी कर जी रही हूँ। जब तक आकर के खड़े हो जाते हैं, बस उन्हीं छड़ों में जी रही हूँ। उनका गला भर आया। बस तुम सुखी रहो। कितने अरमानों से बम्बोला तुम्हें ब्याह कर लाए हैं। बरसों से ऐसे ही हैं, बाप की तरह योगी का जीवन जीते आए हैं। कुछ खुशी पाने का उनका भी तो हक बनता है। वो चुप हो गई। इतनी देर चुप रही कि मुझे लगा कि वो सो गई हैं। थोड़ा अंधेरा हो जाने पर जब उनकी नौकरानी, जाने उसका क्या नाम था, ने आकर बत्ती जलाई तो मैंने देखा उनकी बंद आंखों से एक पतली धार बहकर तकिए पर गिर रही है। मैं चुप शांत बैठी रही और 8 बजने का इंतजार करती रही, पति के आने का।
हमारी गाड़ी जनपथ और टॉलस्टॉय मार्ग के चौराहे पर लाल बत्ती के बदलने का इंतजार कर रही थी। मेरी नज़र सामने बाई ओर मैकडोनाल्ड पर गई और सड़क की दाईं ओर पेड़ों की पत्तियों की छाया से ढकी हुई एक मूर्ति थी। टॉलस्टॉय मेरे मुंह से निकल पड़ी। जाहिर था टॉलस्टॉय मार्ग पर टॉलस्टॉय की प्रतिमा होगी। सुंदर थी, गरिमामयी टॉलस्टॉय की गंभीर विचार मग्न मुद्रा में। मुझे दुख होता है कि मैंने वार एंड पीस पूरी नहीं पढ़ी। पति मुस्कुरा दिए। उन्होंने भी प्रतिमा देखी और उसे देखे ही जा रहे थे। मैं फिर से पढ़ने की सोच रही हूँ। फिर दोबारा? हाँ, इस बार अनुवाद में नहीं। बत्ती बदल गई और मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। पति को कभी पता नहीं चला कि मैंने बिना सोचे समझे उनका विवाह प्रस्ताव उनकी शक्ल पसंद न आने पर ठुकरा दिया था। वो बहुत आहत हुए होंगे। वह आयु में मुझसे दुगने बड़े थे। कदाचित यही सोचकर उन्होंने संतोष कर लिया, पर आशा नहीं छोड़ी। जिसे चाहो उसे उपलब्ध कर लो। शायद उनकी मानसिकता ऐसी ही रही होगी। भद्र पुरुष, कुलीन, उच्च शिक्षित, नामी विद्वान। वह न जाने क्यों अब तक अकेले थे। उनके पक्ष में जो पलड़ा भारी पड़ता था वह यह कि वह मुझे बेहतर पसंद करते थे, और अभी भी। और मुझे यह कभी समझ में नहीं आया कि क्यों। शायद पहली मुलाकातों में मैं इतनी आत्मीयता नहीं थी कि मैं उन्हें ध्यान से देखा। जो देखा था वह था प्रशस्त ललाट, तीक्ष्ण दृष्टि, रंग गोरा, चेहरा श्रीहीन, बेरौनक, शरीर एकदम दुबला, जैसे आरसी से अल्पाहार पर जी रहे हों। कंकाल समान लंबे थे और विद्वान तो होंगे ही, नहीं तो बार बार विश्वविद्यालय में क्यों आमंत्रित होते। नहीं, मैंने बिना सोचे समझे मना कर दिया। मम्मी चुप रह गईं। न जाने उनके मन में क्या था। उस पहले विवाह के बाद मामला ठंडा ही हो गया। पापा भी उस चपरासीन प्रसंग से ऐसे टूटे कि मेरे दोबारा विवाह का प्रसंग ही नहीं उठा। पहले पापा और फिर भाई के साथ रहते युवकों से मिलने जुलने का अवसर ही नहीं रहा, और मेरा स्वभाव भी रिझाने की आदतों से एकदम दूर। इसलिए मेरा जीवन ऐसे ही कट जाएगा, यह मानी हुई बात थी। उसमें विवाह प्रस्ताव बिना सोचे समझे मैंने मना कर दिया और ये मामला ठंडा हो गया। पर जब उन्हें जाना तो पाया कि वह मुझे कितने अच्छे लगते हैं। वह जब मुझे स्निग्ध दृष्टि से देखते या आह्लाद से मुस्कुराते तो उनके चेहरे के सारे नाक नक्श एक सार लगने लगते। उन्हें आकर्षक तो नहीं कहा जा सकता, पर बदसूरत भी नहीं। पर जो आकर्षण सहज था वह उनकी मेधा की दिखती, उनका मधुर स्वभाव और मेरे लिए विशेष सयासुब, जो मैंने अब तक जाना ही ना था। पर अब जब जान गई थी तो मेरी लालसा अदम्य थी, सदैव अतृप्त, सदैव लालाई। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसे लेकर मुझे कभी भी शर्म या अजूबापन महसूस नहीं हुआ। यूरोप प्रवास से लौटकर पति को भारत में उनके अपने परिवेश में देख रही हूँ। वो लौटकर एकदम अपने पुराने जीवन में रम गए हैं। बड़े भाई के साथ सुस्त और प्रसन्न दिखते हैं। दोनों भाइयों में बहुत प्यार है, यह तो स्पष्ट ही दिखता है। जैसे कहीं भी मिल जाने पर, लॉन पर, शाम की चाय या सुबह के नाश्ते पर, जेठ जी का हमेशा व्यस्ततापूर्ण और कसा हुआ चेहरा छोटे भाई से बात करते समय बहुत ही सौम्य हो जाता है। दोनों घर बाहर एक से कपड़े पहनते हैं, तंग पजामे पर नफासतपूर्ण महंगे कुर्ते, चिकनकारी या भागलपुरी सिल्क, और बाहर जाने पर सूट और टाई। जेठ जी नाश्ते के बाद अपना फैसला हुआ कारोबार संभालने अपने ऑफिस चले जाते हैं, और पति हमारे कमरे में लौटकर लिखने पढ़ने में। वह क्या लिखते पढ़ते हैं इसकी मुझे जिज्ञासा होनी चाहिए, पर है नहीं। अभी तो नई दुल्हन होने के लाड़ प्यार में ही सारा समय निकल जाता है। संबंधी, मित्र वृंद, पति के सहकर्मी, विचित्रा मौसी का पसरा हुआ बृहद संसार, मेरे मुहपाल का जीवन, यह नया जीवन पसर गया है। और जैसे ही यह कुंवारेपन की चर्चा एकदम लोप हो गई है। पति बैठक में पढ़ते लिखते रहते हैं, बीच बीच में आकर झांक लेते थे, पानी पीते, आँख मिलने पर मुस्कुरा देते। मुझे कभी झपकी आ जाती, कभी टीवी देख लेती थी। अपने मन में झांकती तो पाती कि सुख और दुख और विरक्ति के अतिरिक्त भी एक और मनस्थिति होती है, परम तुष्टि की। हाँ, मैं संतुष्ट थी। पति भी प्रफुल्ल लगते थे।
यही तो है एक सुखपूर्ण दाम्पत्य जीवन। बस सबके साथ खाने की मेज पर इकट्ठा होने पर मैं अपने को सबसे अलग थलग पाती थी। उस तरह की बातें मेरे लिए नई थी। जिन लोगों की चर्चा होती थी उनके नाम मेरे लिए नए थे, और मैंने पाया कि उनके बारे में जानने या उनसे जुड़ने में मुझे कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। जो भी परोसा जाता चुपचाप खा लेती और उठ जाती। सितंबर के महीने में बैठकर क्यारियाँ रोपते गोड़ते पानी लगाते हुए मालियों को अनमनी आंखों से ताकती रहती। सामने की सड़क पर हमेशा चहल पहल रहती, पर यह निवास स्थान सड़क से दूर काफी अंदर था, इसीलिए शोर या धूल गर्द कम थी। कितना कुछ अलग था भाई के घर से, पर देखा जाए तो आराम और सुविधा का जीवन एक सा ही होता है। वहाँ भी हम 2-3 जन थे और यहाँ भी। घर की चहल पहल, आने जाने वालों की कतार के बावजूद हम दोनों अपनी दुनिया में अकेले थे। इन्हें किताब घर दिखाया या नहीं, दूसरे दिन ही जिठानी जी पूछ बैठी। अभी नहीं, पति ने कहा। तो कब दिखाओगे दिग्गज देवर जी? अभी काम चल रहा है, पति अपना टोस्ट उतरते हुए बोले। कई दिन ब्रेकफास्ट न होने के कारण शिकायत हुई, तो हमने सोचा कि पहले यहाँ का कॉफ़ी और टोस्ट, फिर उधर जलेबी और कचौड़ी। कैसा काम? जेठ जी ने पूछा। रिनोवेशन, किचन, कमरे, यानी कि वहाँ जाकर रहोगे? जेठ जी चौंक कर पूछे। हाँ, क्यों? छोटी बहू वहाँ कैसे रहेगी अकेली? जंगल में मंगल, जेठानी जी ने ताना मारा। नहीं नहीं, जेठ जी ने कहा, यह बिल्कुल अनप्रैक्टिकल है और गलत भी। इतनी सी लड़की वहाँ कैसे रहेगी? नहीं, तुम दोनों यहीं रहोगे हमारे साथ, जैसे रह रहे हो। कोई तकलीफ है? उन्होंने मुझे देखा। नहीं, कोई तकलीफ नहीं, मैंने बड़ी शिष्टता से कहा। जेठानी जी की ओर देखा, वो नज़र नीचे किए हुई थी। कुछ देर में बोली, सो तो सही है, मगर इनकी संपदा यहाँ कहाँ समाएगी? नहीं बोला, जेठ जी ने जरा सख्ती से कहा। तुम छोटी बहू को उस बियावान में हरगिज नहीं लेके जाओगी, घबरा जाएगी। वहाँ रहने की कोई जगह है? ऐसा करो, मोती बाग की कोठी खाली है, उसमें शिफ्ट हो जाओ। जेठानी जी ने मुंह बिचका दिया। मुन्ना आएंगे तो कहाँ रहेंगे? मुन्ना अभी 3 साल के लिए बेंगलोर में है, जब आएंगे तब देखा जाएगा। जेठ जी निर्णय लेके इतने पक्के हैं, जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर है। मुन्ना से पूछ तो लो। पूछना क्या है? मैं चुपचाप यह वार्तालाप सुन रही हूँ। मेरे चेहरे पर अचरज, अबुझ अचरज देखकर जेठानी जी ने कहा, एक बार दिखा तो लाओ, फिर इन्हीं को डिसाइड करने दो कि हो सकता है वहाँ इनको अच्छा ही लगे। मैं चुपचाप यह वार्तालाप सुन रही थी। बाद में बड़ी भौजी बताती हैं कि बहुत सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में है, बिक नहीं सकती, केवल किराया आ सकता है। किराया भी लाखों में। बड़े जेठ जी, जिनका नाम गुड़ेश्वर है, सबके करता धरता है। किसको कितना मिले यह वही तय करते हैं। बम बोला, तुम्हें बताया कितना बढ़ाएंगे? अब तो दुल्हन का भी खर्चे होंगे। पूछा नहीं, जितना आएगा हम रह लेंगे। ये क्या बात हुई? छोटी बहू का भी तो उतना ही हक बनता है। मत कहिए भौजी, ये तो शॉपिंग करते दिन दुनिया बुला देती हैं। ऐसा भी नहीं है, मैंने कहा। जब से आई हूँ एक बार भी नहीं गई। हम लोग गए थे, 3 सूटकेस थे, लौटे तो 2.5 महीने में 11 हो गए, पति ने कहा। बड़की भौजी हंसी। सही बात तो यह है कि उस जगह कोई सही दिमाग वाला इंसान नहीं रह सकता, और ज़रूरत भी नहीं है। इतने बंगले कोठियाँ हैं, माल रोड पे रहो, डीएलएफ में रहो। मोती बाग की तो कोठी मुन्ना ने घेर ली है। फिर मुझे देखकर समझाया, उनके यानी सपत्नी के बड़े बेटे। सपूत जिस चीज़ में हाथ डालें उसी में घाटा। हम सब हंस दिए। इसी तरह बड़े बड़े घर बर्बाद हो जाते हैं, लाड़ करने वाली माँ के सत्यानाशी सपूत। खैर, हमारे तो कोई औलाद ही नहीं है। जब तक है फिर हमें क्या। इस वार्तालाप के 2 दिन बाद जेठानी जी ने आकर कहा, मुन्ना से बात हुई थी, वो लौट रहे हैं, बेंगलोर की फैक्ट्री बंद हो रही है। पति ने कहा, अच्छा, सुनकर दुख हुआ। फिर जोड़ा, फैक्ट्री बंद कर रहे हैं तो मोती बाग की कोठी तो मिल ही नहीं पाएगी। वैसे औरंगजेब रोड की कोठी गेस्ट हाउस है, 2 बड़े बड़े कमरे, अलग गेट। क्यों? आप फिक्र मत करें, पति ने कहा। मैं चकित हूँ, भ्रमित हूँ। हम कहाँ रहें, इस पर इतना वाद विवाद क्यों? पर चुप रहती हूँ। बड़ी सी खुली शानदार नई कोठी में रहने का विचार अच्छा लगता है। बाग बगीचा, माली, नौकर, ड्राइवर, पर कुछ कहती नहीं हूँ। आज अच्छा मौसम है, पति बाहर जाने को तैयार है। पर्दा हटाकर बाहर देखते हैं। घर देखने चलोगी?
कभी न कभी तो निश्चय लेना ही पड़ेगा। पति दरवाजे के पास खड़े हैं, खाकी रंग की पैंट, उस पर हल्की हल्की धारीदार कमीज, ऊपर अंग्रेजी ट्विट का कोट। मैंने शॉल घसीटी, शीशे में अपने को देखा। कपड़े सही थे। विचित्रा मौसी ने विवाह के अवसर पर ढेर सारी नई साड़ियाँ खरीदवा दी थी। यहाँ फेरी वाले नहीं आते थे। हम बाड़ी पे जाते थे और बड़ी बड़ी फैशनेबल दुकानों से खरीदारी करते थे। हम दोनों बाहर निकले। पति ने भूगोल समझाई थी पर मैंने ध्यान नहीं दिया था। पर मुझे दिल्ली की सड़कें अच्छी लगती थी। चौड़ा विस्तार, किनारे किनारे सघन सुदृढ़ वृक्ष, जामुन, अमलतास और कितने, जो मैंने कभी देखे भी नहीं थे। इनमें न फूल आते थे न फल, केवल छाया और आकार के कारण लगाए गए थे। मुझे सड़कें अच्छी लगती थी, मुगलिया इतिहास से परिपूर्ण। पर कुछ आगे जाकर जब नए नए विचित्र नाम आने लगे तो मैंने रुचि खो दी। यह ओलाफ पाल्मे कौन थे? मैंने एकाएक पूछा। पति ने चौंक कर मुझे देखा। कुछ कहें उससे पहले ही मैंने कहा, नेल्सन मंडेला को जानती हूँ, पर नई दिल्ली की सड़कों के नाम, क्या विदेश में महात्मा गांधी रोड होगी? हो सकती है। हमारी गाड़ी न जाने कहाँ कहाँ नई नई सड़कों, बाजारों, भीड़ भड़के से होकर जा रही थी। पति कहने लगे, कभी यहाँ से दिल्ली काफ़ी दूर रही होगी, विशेषकर बहादुर शाह की दिल्ली, चांदनी चौक और लाल किले वाली दिल्ली। अब शहर हमारे चारों ओर उमड़ आया है। सभी कुछ दिल्ली नामक फैलते हुए शहर की परिधि में, गांव, सराय, चौक। ये नवाबगंज भी ऐसा ही है। पहले इसका नाम कुछ और रहा होगा। एक छोटी सी नगण्य रियासत, जिसके नवाब मुगल सम्राट के ताबेदार उनकी छत्र छाया में अपनी ज़िंदगी जीते हुए। नवाबगंज में ही नवाबगढ़ी, जहाँ से अरावली पर्वत की इक्की दुक्की शुष्क कटीली झाड़ियों से भरी एक दो चोटियाँ दिख जाती हैं। वहीं किसी दूर की तरह शिखर पर स्थित नहीं, बल्कि दो तीन पहाड़ियों के पीछे अपने को छिपाए उसका अस्तित्व तभी समझ में आता है जब कुछ टीले पार कर घुमावदार सड़क पकड़ी जाए। सामने से छिपी हुई मुख्य सड़क से आने जाने वाले उसके अस्तित्व से एकदम बेखबर। सुना था कि वह नवाब का रंग महल था, जहाँ उसने अपनी तमाम नर्तकियों को बसा रखा था। वहाँ नवाब का हरम था। पति ने आगे कहा, अनगिनत सुंदर स्त्रियों का आवास, नाच गाना, रंग रास से भरपूर जीवन, सारे दिन सजना दजना, सारी रात नाचना गाना। सुना था असरफियों से उस नवाब की दाल में छौंक लगाया जाता था। मैं चुप हूँ। ये जैसे क्लास पढ़ा रहे हैं। मैंने सोचा। मुस्कुराहट आ गई। यूरोप भ्रमण में वह ऐसे ही भाषण देते थे, चाहे पेरिस हो या टर्की की नीली मस्जिद। वे शब्द मेरे ऊपर से ऐसे निकल जाते थे जैसे बतख के परों पर पानी की बरसात। वह कहते गए, नवाब ने बहादुर शाह का साथ दिया। उनकी छोटी सी सेना ने जमकर अंग्रेजों का सामना किया। उसके बाद का इतिहास तो तुम जानती ही होगी कि बहादुर शाह को कैदी बनाने के बाद अंग्रेजों ने किस निष्ठुरता से दिल्ली वालों को कत्लेआम किया। जब गलियों और हवेलियों में घुस घुस कर बेकसूर लोगों को भून डाला, तब सोच सकती हो कि उनके साथ कैसा सलूक किया गया होगा जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। नवाब के बाद उसकी सेना ने वहीं से लड़ ली, पर अंग्रेजों को खबर लग गई थी। काफ़ी गोलियों से उड़ा दिए गए। अनगिनत लोगों को वृक्षों पर लटका कर फांसी दे दी गई। जो नहीं मर पाए, गर्मी धूप से प्यास से तड़प तड़प कर मर गए। तभी तो ये अभिशप्त इलाका कहलाता है। अंग्रेज लोगों को सबक सिखाना चाहते थे। 1857 के दौरान जो अंग्रेज मारे गए थे उनका हिसाब चुकाना चाहते थे। जताना चाहते थे कि हुकूमत किसके हाथ में है। वो जैसे क्लास पढ़ा रहे थे और मैं बेवकूफ़ सी विद्यार्थी हूँ, कूड़ मगज, जिसके दिमाग तक में ये सब पहुँचता ही नहीं है। शायद उन्हें स्वयं लगा कि वह लेक्चर मोड में है। थोड़ा मुस्कुराकर चुप हो गए। और बताइए ना, बड़ा दिलचस्प है, वो नाचने गाने वालियाँ कहाँ गईं? क्या मालूम, जहाँ ठौर मिला होगा वहीं चली गई होंगी। वो चुप हो गए। बहुत देर चुप रहे। हमारी गाड़ी एक भीड़ भड़के वाली सड़क से होती हुई एक जगह रुक गई। वहाँ बड़ा सा फाटक था। पुराने जमाने के भारी भारी किवाड़, जिन पर नुकीली नुकीली शायद लोहे की छोटी छोटी बर्छियाँ सी ठुकी हुई थी। चारों ओर एक खूब ऊंची और चौड़ी दीवार थी, जिसको लागना असंभव सा ही रहा होगा। ड्राइवर ने हॉर्न बजवाया।
दरवाज़ा अंदर से धीरे धीरे खुला। गाड़ी अंदर जाने लगी तो दरबान ने हमें सलाम किया और अलग हट गया। अंदर इमारत के चारों ओर एक नहर थी, शायद नुमाइशी, क्योंकि वो किसी भी सेना का आक्रमण रोक नहीं सकती थी। हाँ, अंदर आने के लिए शायद तैर कर आना पड़ता होगा, पर अब उस पर एक मैदान जाने के लिए पुल था। नहर में पानी नहीं था, वो सूखी थी और पुरानी पत्तियों और पेड़ों की टहनियों से भरपूर।